हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट स्टडी। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आई होप आपने लास्ट वीडियो जो है चेक किया होगा, जिसमें हमने टेस्ट 1 का डिस्कशन किया था। वहाँ पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्विंग करके मैं आपको नहीं बताने वाला, आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम कंडीशन में जाके, या आपका दिमाग कैसे चलेगा, वो सारे पैरामीटर्स के बारे में मैं इन वीडियोज़ में बात करने वाला हूँ। तो अभी जो फर्स्ट पजल हमने बताया काफ़ी बेसिक था, 10-12 मिनट में मैनेजेबल होते हैं ऐसे पजल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बट सेकंड क्वेश्चन के साथ में एक प्रॉब्लम था। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स रहते हैं जो अपने अप्रोचेस बना लेते हैं एग्जाम कंडीशंस के हिसाब से, बट कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो उनको किसी ना किसी का हेल्प चाहिए रहता है कि भैया वो आप उनको बता दिया जाए कि कैसे सॉल्व करना है, सो दैट उनका भी दिमाग उस वे में जो है वो चलना स्टार्ट हो जाए। तो आज इस वीडियो में उसी नए अप्रोच के बारे में बात करेंगे जो शायद आपके माइंड में ना आया हो, बट आज आप सीख लोगे तो आने वाले टाइम में आपके दिमाग में एकदम से दिमाग की घंटी बजेगी। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप सोच पाओगे इस वे में। ठीक है, तो हम पूरा बात करेंगे कि यार कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर से वही चीज़ है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एज वेल। अगर टेस्ट नहीं दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मेक श्योर यू टेक द टेस्ट फर्स्ट, देन ओनली यू शुड कम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर पहले ही देख जाओगे तो भैया फ़ायदा क्या है, बिना भूख लगे अगर खाना खाओगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिना टेस्ट दिए सोल्यूशन देखोगे वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पहले टेस्ट दो फिर सोल्यूशन आके देखो। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन के साथ डायरेक्टली। तो हमारे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल था। आई होप जो भी वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने पहले से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है। आपने कोई भी वे यूज़ किया हो सकता है सॉल्विंग करने के लिए, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट वे रहेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वो अप्रोच यूज़ नहीं किया होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे आके सीखना। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड करते हैं, मिलकर रीड करते हैं। आओ, कह रहा है 9 नंबर्स 11, 12, 13 अप टू 19, टोटल 9 नंबर्स हैं 11 से लेके 19 तक, वर फिल्ड इन द 3x3 मैट्रिक्स। ओके, शोन बिलो द नेम्स ऑफ द 3 रोज वर ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो। उन रोज के कुछ नेम्स हैं ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो, जैसे कि टेबल में यहाँ पे बना हुआ है, ये आपको शो हो ही रहा होगा तो आप समझ सकते हो। देन कह रहा है व्हाइल द नेम ऑफ द 3 कॉलम्स आर किटकैट, यहाँ पे गिवन है, डायरी मिल्क यहाँ पे गिवन है, 5 स्टार यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये भी देख पा रहे हो। एज शोन ईच सेल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द रोज एंड कॉलम्स एग्जैक्टली 1 नंबर कंटेंट एग्जैक्टली 1 नंबर। एक डब्बे में एक ही नंबर अवेलेबल होना चाहिए। इट कैन बी आइदर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कोई भी डब्बे में कोई एक नंबर होना चाहिए और 9 डब्बों में 9 नंबर्स होने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देन इट सेज दैट फर्दर इट इज नोन दैट, कुछ पॉइंट्स है, टोटल 5 पॉइंट है। देन फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है फॉर हाउ मेनी नंबर्स द सेल्स इन विच दे वर फिल्ड कैन बी यूनिकली डिटर्मिन्ड। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक पॉसिबिलिटी अराइज हुआ। पॉसिबिलिटी क्या अराइज हुआ कि इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल द नंबर्स विल नॉट बी फिल्ड। कुछ नंबर फिल हो जाएंगे, सारे फिल नहीं होते। तो वहां पे हमारे एक चीज ट्राई कर जाना चाहिए कि यार शायद सारे फिल ना हो रहे हो। अगला क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन रो एप्पल इज सेम एज दैट इन समथिंग समथिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार अगर सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वी कैन से दैट कि यार जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसका आंसर 9 नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड करो, कह रहा है इफ द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन रो एप्पल इज सेम एज दैट इन द नंबर इन कॉलम डेयरी मिल्क, देन इन विच सेल वाज 18 फील्ड। तो यार अगर डेफिनेट अरेंजमेंट बन रहा होता तो क्या सेकंड क्वेश्चन का कोई रोल रह जाता? कोई सेकंड क्वेश्चन का कोई रोल रह जाता? नहीं। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि यार फर्स्ट का अगर मुझे अंधी भी मारनी हुई तो मैं कभी भी 9 पे अंधी नहीं मारूंगा। इतना कब समझ में आता है कि यार 9 तो मेरा डेफिनेटली आंसर नहीं होगा, 7, 6, 5 में से कोई मेरा आंसर हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, कह रहा है द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन रो ऑरेंज इज सेम एज दैट ऑफ समथिंग समथिंग। तो अगेन यहाँ से भी समझ में आ रहा है कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, मे बी देयर, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर, तो इट हैज टू बी देयर। ठीक है, सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन सीबीडी इज प्रेजेंट, तो मतलब सारे फिल नहीं होने वाले, ये तो हमें आइडिया लग जा रहा है। ठीक है, चलो जी वापस आते हैं। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। कह रहा है 11 was in a cell just above the cell in which 12 was filled। 11 जो होगा ना वो 12 के ऊपर होना चाहिए, कुछ इस तरह से। 11 जो होगा वो 12 के ऊपर होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो भाई 11 एंड 12 इन दोनों डब्बों में आ सकते हैं, 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 सिमिलरली इन दोनों में आ सकते हैं, इन दोनों में आ सकते हैं। क्या हम लोग डेफिनेटली बता सकते हैं कहाँ पे आएंगे? नहीं बता सकते। हमें नहीं पता यार कहाँ पे आएंगे वो। हम लोग क्या करेंगे कि यार क्योंकि हम लोग उनको डब्बों के अंदर फिल नहीं कर सकते, लास्ट वीडियो के एक कमेंट में स्टूडेंट ने डाला था कि यार कई बार डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करें, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? तो सिंपल सी बात, जैसे कि आपने फर्स्ट पॉइंट रीड कर लिया ये वाला, कह रहा है 11 वॉज इन अ सेल जस्ट अबव द सेल इन विच 12 वॉज फिल्ड। तो आप क्या करोगे,
आप यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे फर्स्ट, तो 11 विल बी प्रेजेंट अबव 12। तो इस तरह से ऑर्डर में आना चाहिए 11 एंड 12। अब ये कहीं पे भी आ सकता है, मे बी वो यहाँ पे आ जाए, 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 मे बी यहाँ पे आ जाए, मे बी यहाँ पे आ जाए। यही 6 पॉसिबिलिटीज़ थे, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो जो पॉसिबिलिटीज़ थे मैंने वो रख दिए। अब इसके बाद में जहाँ पे उसको आना होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। कह रहा 12 वॉज इन अ सेल दैट इज इमीडिएटली राइट ऑफ द सेल इन विच 13 वॉज फिल्ड। तो 13 के राइट में 12 होना चाहिए। तो कहने से दैट यार 13 जो होगा वो इसी पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, अब इससे मुझे क्या पता चला कि यार ये जो फॉर्मेशन हो रहा है 11, 12 एंड 13 का, वो या तो इस पॉइंट पे होगा कि यार 11, 12 एंड 13 इस जगह पे आ जाए, और 11, 12 एंड 13 इस जगह पे आ जाए, और 11, 12 एंड 13 इस जगह पे आ जाए, और 11, 12 एंड 13 इस जगह पे आ जाए। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बचे। फर्स्ट पॉइंट के थ्रू 6 पॉसिबिलिटीज़ आ रहे थे, अब जो है हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी बच चुके हैं। ठीक है, ये 1 एंड 2 पॉइंट के यूजेज से हमें पता चल चुका है कि यार 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं। ये 1 एंड 2 पॉइंट के यूजेज से हमें पता चला कि 11, 12 एंड 13 के लिए 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। अब चारों को चेक करना इट इज़ अ क्वाइट हेक्टिक टास्क। समझ में आ रहा होगा यार ये तो बहुत टेढ़ा काम है, इतना ज़्यादा कौन एफर्ट मारेगा। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है 14 वॉज इन अ सेल दैट इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द सेल इन विच 15 वॉज फिल्ड। तो 14 की अगर मैं बात करूँ, 14 जो है इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द सेल इन विच 15 वॉज फिल्ड। तो भैया 15 जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे भी 15 होगा, 14 जो होगा उसके लेफ्ट में आना चाहिए। ठीक है, अब अगेन हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं यार। इस पॉइंट पे आ सकता है, इस पॉइंट पे आ सकता है, इस पॉइंट पे आ सकता है, सिमिलरली इस पॉइंट पे आ सकता है, इस पॉइंट पे आ सकता है, इस पॉइंट पे आ सकता है। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं यार। कहाँ पे फिक्स करेंगे नहीं पता। तो हमने क्या किया, हमने अलग से नोट डाउन कर लिया 14 एंड 15 को। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या हो रहा है। इट सेज दैट 16 वॉज इन अ सेल जस्ट बिलो द सेल इन विच 19 वॉज फिल्ड। तो भैया 19 किसी पॉइंट पे होगा, 16 जो होगा उसके नीचे होगा। ठीक है, अगेन मैं फिल नहीं कर सकता, क्यों कि यार 19, 16 यहाँ पे हो सकता है, 19, 16 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन इनके साथ छेड़छाड़ करने का ट्राई करेगा। इतने केसेस में कहाँ से चेक करूँ, रहने देते हैं, रिमूव कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आए, कह रहा 17 वॉज इन अ सेल दैट इज इमीडिएटली राइट टू द सेल इन विच 18 वॉज फिल्ड। तो भैया 18 कहीं पे आएगा, 17 उसके राइट में आना चाहिए। ये फॉर्मेशन हमारा आ चुका है। अब 18, 17 के लिए फिर से मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ उस चक्कर में हम लोग पढ़ेंगे नहीं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस बन रहे हैं वो कभी भी हमारे लिए अच्छा पॉइंट नहीं होता आगे बढ़ने के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है ना, अब हमारे पास जो जो पॉइंट्स है हमने नोट डाउन कर लिए। अब सबसे पहले देखो यार, ये वाली पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 4 केस बन रहे थे, इसके थ्रू 6 केस बन रहे हैं, इसके थ्रू 6 केसेस बन रहे हैं, इसके थ्रू 6 केसेस बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप उस पर अटैक करोगे जिसमें सबसे कम केसेस बन रहे होंगे। ठीक है, ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखते हैं बेटा, अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे पास 4 केसेस ऑलरेडी बन रहे थे इसके थ्रू, तो 4 केसेस कौन कौन से थे कि यार 13 एंड 12 यहाँ पे आ जाएं तो 11 जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली 13 एंड 12 यहाँ पे आ जाए तो 11 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली 13 एंड 12 यहाँ पे आ जाए, 11 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली 13 एंड 12 यहाँ पे आ जाए, 11 यहाँ पे आ जाएगा। विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हो अपना डेटा उसका बहुत बड़ा रोल है। तो हम ध्यान से देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ कि यार अगर मैंने क्या बोला कि यार अगर इस पॉइंट पे मैं 13 रख रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं 13 रख रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं 12 रख रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं 11 रख रहा हूँ। ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले मुझे स्टार्टिंग में क्या गिवन था कि यार टोटल मेरे पास 9 पॉइंट्स हैं, 9 वैल्यूज़ है मेरे पास। 9 वैल्यूज़ में से 3 वैल्यू ये रही, 2 वैल्यू ये रही, 2 वैल्यू ये रही, 2 वैल्यू ये रही। ठीक है, तो क्या कोई भी वैल्यू सिंगुलर अवेलेबल है? सिंगुलर एज इन कि यार अकेली सिंगल है कोई? सारे या तो कपल्स में अवेलेबल है, या फिर ट्रिपलेट में अवेलेबल है, या डबल्स में अवेलेबल है, या पेयर्स में अवेलेबल है, या ट्रिपलेट में अवेलेबल है। मान लो मैंने 13, 12 एंड 11 को यहाँ पे रख दिया। अब इस जगह पे क्या कोई वैल्यू फिट हो पाएगी कभी भी? खुद से सोचो, क्या इस जगह पे कोई भी वैल्यू कभी भी फिट हो पाएगी? यार आ ही नहीं पाएगी, चांस ही नहीं है। क्यों नहीं चांस? यार 14, 15 पेयर में आने वाले हैं, 18 एंड 17 पेयर में आने वाले, 19 एंड 16 पेयर में आने वाले। तो यहाँ पे आएगा कौन अकेला? कौन आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे आने वाला कोई बचा ही नहीं तो ऑब्वियसली वो केस हमारा पॉसिबल होगा ही नहीं। तो ये वाला केस तो डायरेक्टली एलिमिनेटेड, हमें सोचने तक का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और आगे देखते हैं और क्या पॉसिबल होगा। यार यहाँ पे ये हो सकता था 13, 12 एंड 11, ये तो हो सकता था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर यार हम इन बातों की बात करें कि यार ये वाला जो 2 प्लेसेस हैं ये कैसे फिल होंगे, ये कैसे फिल होंगे? यार ये वाला प्लेस तो सिंगल बच रहा है। अब इस चीज़ को फिल करने के लिए मुझे इस तरह का कोई वैल्यू चाहिए होगा कि यार वो इन डब्बों में आ जाए, इस तरह का वैल्यू चाहिए होगा। ये डबल वाला वैल्यू से तो मेरा काम चलेगा नहीं, ये वाला वैल्यू ऑलरेडी मेरा यूटिलाइज हो चुका है। ठीक है, मतलब ये वाला वैल्यू यूज़ नहीं हो सकता, ये वाला वैल्यू यूज़ नहीं हो सकता इस वैल्यू को यूज़ करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि यार 19 एंड 16 को मुझे इस पॉइंट पे रखना पड़ेगा, 19 एंड 16 को मुझे इस पॉइंट पे रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में प्रॉब्लम देखना ध्यान से कि यार अगर 19 एंड 16 को आपने यहाँ पे डाल दिया तो इसके बाद में एक बचेगा 14 एंड 15, एक बचेगा 18 एंड 17, और इनको इस तरह से ही आना है, इस तरह से ही आना है, ये इस तरह से ही आने वाले हैं, एक डब्बे में आने वाले। तो यार ये वाली जगह पे कैसे कोई आ पाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली इस जगह पे कौन कैसे कोई आ पाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये वाले डब्बे जो है वो फिल हो पाएंगे, ये वाले जो डब्बे होंगे वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे, फुल नहीं हो पाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि यार 13, 12, 11 के लिए ये वाली चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़े, अब हमारे पास कि यार 13, 12 एंड 11 को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये सारा माइंड में होने वाला है कि यहाँ पे मैं रख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, एग्जाम कंडीशन में आपको रखने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग टेट्रिस खेलने लगते हैं, खेलते थे हम छोटे होते हम खेलते रहे हैं वो गेम टेट्रिस, वहाँ पे डब्बों को टेढ़ा मेढ़ा करके बिठाना पड़ता था, लाइन जैसे ही फिल हो जाती थी वो कट हो जाती थी। सेम चीज़ यहाँ पे करने का ट्राई मत करना। एग्जाम कंडीशन में एक सिंपल सी बात है कि विद इन टाइम लिमिट हमें सॉल्व करना है। तो भैया टाइम लिमिट में अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सॉल्व कर रहे हो बट प्रॉपर अप्रोच से नहीं कर रहे हो, तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है उस तरह की सॉल्विंग का। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है ना। 13, 12 एंड 11 को अगर मैंने फिल कर दिया, आप देखो ध्यान से कि यार अगर मैं इस जगह की बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट के बारे में, इस जगह की बात करता हूँ, यार अगर मुझे ये वाली जगह फुल करनी है तो कैसे आएगी। सिंगुलर कभी भी कोई अवेलेबल नहीं होगा, मतलब मुझे ये वाला फिल करना पड़ेगा, ये वाला फिल करना पड़ेगा सो दैट यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है वो एक कोई आ पाए, ठीक है जी, मतलब यहाँ पे एक फिल करना कंपल्सरी हो गया। अब इसके बाद देखो कि यार अगर ये वाला फिल हो चुका है, अब मेरे पास एक और सिंगुलर अवेलेबल हो गया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर मुझे ये वाला सिंगुलर फिल करना है, अगर मुझे ये वाला सिंगुलर जो है वो फिल करना है, तो ये सिंगुलर कैसे फिल होगा कि यार मुझे इस तरह का वो रखना पड़ेगा ब्लॉक, मुझे इस तरह का ब्लॉक रखना पड़ेगा, तभी मेरा ये फुल होगा। तो यार ये वाला मैंने ब्लॉक डाल दिया, अब ये मैंने ब्लॉक डाल दिया तो अब क्या हुआ, दो सिंगुलर क्रिएट हो गए, एक ये वाला सिंगुलर और एक ये वाला सिंगुलर। तो अगर ऐसा हो गया तो प्रॉब्लम क्या राइज होगा, प्रॉब्लम सिंपली ये राइज होगा कि यार मेरे पास सिंगुलर है ही नहीं, मेरे पास अगर सिंगुलर नहीं है तो मैं फिल नहीं कर पाऊंगा। अगर ये फिल नहीं हो पाएगा तो 13, 12 एंड 11 वाला ये केस भी पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या हुआ, 13 यहीं पे ही रखना पड़ेगा, मजबूरी आ चुका है कि 13 हैज़ टू बी प्रेजेंट हियर, 12 हैज़ टू बी प्रेजेंट हियर, 11 हैज़ टू बी प्रेजेंट एट दिस प्लेस। ये क्लियर हो गया। देन इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ये तो आना कन्फर्म था। अब मुझे पता है यार यहाँ पे अगर सिंगुलर बचा है तो ये डब्बा इस तरह से ही आना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगुलर बचा है, यहाँ पे भी सिंगुलर बचा है और यहाँ पे भी डब्बा जो है वो इस तरह से ही आना पड़ेगा, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक डब्बा आने वाला है और यहाँ पे एक डब्बा आने वाला है, तो मतलब क्या हुआ यार, यहाँ पे एक आएगा, हमें ऑलरेडी गिवन था 19 एंड 16 के लिए कि वो इस तरह से आना चाहिए, तो वो इसी जगह पे आएगा, एक ही पॉसिबिलिटी बचेगा। तो 19 विल बी प्रेजेंट हियर, 16 विल बी प्रेजेंट हियर, ठीक है। अब इन दोनों जगह पे आने के लिए मेरे पास एक बचा है 14 एंड 15 और एक मेरे पास बचा है 18 एंड 17। तो इससे मुझे क्या पता चला कि यार या तो 14 और 15 यहाँ पे आ जाएंगे या फिर 18 और 17 यहाँ पे आ जाएंगे। सिमिलरली 14 और 15 यहाँ पे कोई एक आ जाएगा, सिमिलरली 18 और 17 में से कोई एक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी अगर मैं बनाने की बात करूँ, क्या पॉसिबिलिटी बनेगी यार, अगर यहाँ पे 14 आएगा तो इस पॉइंट पे 15 आना पड़ेगा। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे 18 आएगा तो यहाँ पे 17 को आना पड़ेगा। सिमिलरली दूसरा केस, यहाँ पे अगर 14 आएगा तो यहाँ पे 15 को आना पड़ेगा। सिमिलरली दूसरा केस, अगर यहाँ पे 18 आएगा तो यहाँ पे 17 को आना पड़ेगा। तो ये दिस इज ओनली वन केस विच इज पॉसिबल एंड इस केस के अकॉर्डिंगली मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर देते रहना। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, सेकंड देख लो, थर्ड देख लो, फोर्थ देख लो, यू विल बी एबल टू प्रोसीड। तो सिंपल बात अपने दिमाग में डाल लो कि यार LRDI कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप पूरा लगे पड़े फिर जाके आपका निकल रहा है। कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, पहले बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, ऑब्वियस सी बात है, बट नॉलेज होने के बाद में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस बनाने पड़ रहे हैं आपको, तो सिंपल सा मतलब ये है कि आपके अप्रोच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको अपनी अप्रोच में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि यार अगर प्रेजेंट अच्छे से कर रहे हो आपका काम बहुत प्यार से चलेगा। रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मेक श्योर जो समझाया जा रहा है अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब भी करना है और समझ के आने वाले क्वेश्चंस में अप्लाई भी करना है। और अगर अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे तो इन नो टाइम आप अपने अप्रोच में, अपने मार्क्स में डिफरेंस देखना स्टार्ट कर दोगे। आई डोंट थिंक कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये वाला अप्रोच जो है वो यूज़ किया होगा। अगर किया है तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है, हैट्स ऑफ टू यू, ग्रैंड सैल्यूट टू यू फ्रॉम माय साइड। अगर नहीं किया है तो सीखो सो दैट आने वाले टाइम में आप अप्लाई कर पाओ। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो। वही प्रोसेस सेम है कि यार नए टेस्ट अपडेट हो रहे हैं, मेक श्योर आप देते चले जाओ, रुको नहीं। वीडियो सोल्यूशन अपडेट होते जाएंगे, वो मैं रोकूंगा नहीं। पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। एक कमेंट कुछ भी हो सकता है वो, अगर आप वीडियो को कवर कर लिया तो एटलीस्ट डन ही लिख दो
और अगर अच्छा लगा है तो कुछ भी उसके लिए बोल सकते हो। अगर कोई दिमाग में कुछ और क्वेश्चन हो इस पर्टिकुलर पजल के रिलेटेड या किसी और पजल के रिलेटेड, तो मेक श्योर यू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, जो भी आपका डाउट होगा मैं ज़रूर चेक करूंगा, एंड अगर मुझे लगा उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो भी उस पर कवर अप कर दूंगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।